सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बड़े होंगे, अपनी पढ़ाई का भी अच्छे से करे होंगे। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए डेटा स्ट्रक्चर का पेपर सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं डेटा स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाऊंगा। तो बेसिकली मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 2023 एंड 24 का जो पेपर सॉल्यूशन है उससे, ठीक है। तो क्योंकि मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर अब जो जितनी भी वीडियो आगे आएंगी आपके पेपर के जो पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन वीडियोस को प्लीज़ अच्छे से देखना, ठीक है। शायद इस पेपर के बाद आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलें या फिर यूनिट वाइज क्वेश्चन मिलें, बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक है। तो पहले इस पेपर सॉल्यूशन को देखो, काफ़ी अच्छे से मैंने सॉल्व किया है। और इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी सॉल्व किया है, ठीक है। अगर मैं पूरा पेपर एक साथ लाता पेपर सॉल्यूशन तो थोड़ा टाइम लग जाता। अभी मेरा सेक्शन ए सेक्शन बी हो गया है, तो मैं अब वो आपको अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। इस पेपर सॉल्यूशन मैं इसके लिए करा रहा हूँ क्योंकि हमारा ये जो सब्जेक्ट कोड था ना, BCS 301, वो ये ही पेपर है, ठीक है, यही वाला। और और जो सारे थे उसमें हमारा KCS 301 था, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है सेक्शन ए का 2 मार्क्स में आता है, जो व्हाट आर द वेरियस एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, ठीक है। तो हमारे 3 टाइप के एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होते हैं जो कि हमारे कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होता है हमारा बिग ओ नोटेशन, जो कि अपर बाउंड बताता है ग्रोथ रेट का। यानी कि जब भी आपको किसी भी एल्गोरिथम का वर्स्ट केस जानना है, मतलब कि अगर बिल्कुल वर्स्ट केस, सबसे ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सबसे ज़्यादा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कब रहेगी, तो वो आप बिग ओ नोटेशन से जान सकते हो, ठीक है। अगर आपको बेस्ट केस जानना है, ठीक है, तो वो हमारा ओमेगा रहता है। ओमेगा से आप जान सकते हो, जो कि हमारा लोअर बाउंड होता है ग्रोथ रेट का, ठीक है। फिर आता है हमारा थीटा, जो कि हमारा एवरेज केस होता है, जो कि ज्यादा अगर हमें मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाई द पैरेंथेसिस आर नीडेड इन इनफिक्स बट नॉट इन द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। जो हमारे ब्रैकेट्स होते हैं, लाइक ये वाले जो हमारे ब्रैकेट्स होते हैं, है ना, जब भी हम कोई भी नोटेशन या फिर एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने लिखा A+B और मल्टीप्लाई बाय C लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी एक इनफिक्स नोटेशन है, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारे ये पैरेंथेसिस हैं या फिर हमारे जो ब्रैकेट्स हैं, ये हमारे जरूरी होते हैं, ठीक है। लेकिन पोस्ट फिक्स में, जैसे कि अगर हमारी ऐसे पोस्ट फिक्स लिखी हुई है, ठीक है, तो ये क्या है, हमारी पोस्ट फिक्स है। इसमें क्या होता है, पहले हमारा ऑपरेंड आते हैं, फिर हमारे ऑपरेटर आते हैं। तो इसके अंदर ये जो ब्रैकेट होते हैं ना, ये जरूरी नहीं होते, ठीक है। इस वजह से हमें ये बताना है कि भाई क्यों नहीं जरूरी होते। तो मैं आपको बताता हूँ कि इन इनफिक्स नोटेशन, जैसे कि हमने एग्जांपल दे दिया, ऑपरेटर प्रेसिडेंस कैन बी एम्बिग्यूअस, ठीक है। मतलब कि क्या हो सकता है ना, कि जैसे कि अगर हमने ब्रैकेट नहीं लगाया यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई बी और हमने यहाँ पे डिवाइड करके सी कर दिया और हमने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया, तो ऐसा भी हो सकता है कि इसका सॉल्यूशन पहले आप मल्टीप्लाई कर दो बी से, फिर जो भी आंसर आए उसको क्या कर दो आप, सी से डिवाइड कर दो। ऐसा भी आप कर सकते हो कि पहले आप बी से डिवाइड कर दो सी को, फिर जो भी आंसर आए उसे ए से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, एम्बिग्यूअस है ये, ठीक है। इसके लिए क्या होता है कि इसके अंदर ब्रैकेट जरूरी होता है। ऐसे ही अगर हम पोस्ट फिक्स की बात करें तो वो नहीं होता, इस वजह से उसके अंदर ब्रैकेट जरूरी नहीं होता, यानी कि पैरेंथेसिस जरूरी नहीं होते, ठीक है। तो इन पोस्टफिक्स नोटेशन द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज इनहेरिटली डिटरमाइंड बाय द पोजीशन ऑफ ऑपरेंड एंड ऑपरेटर्स, नो पैरेंथेसिस आर नीडेड, ठीक है। तो इसकी जो हमारी क्या बोलते हैं, ऑर्डर होता है ना एग्जीक्यूशन का, वो हमारा पहले से डिसाइड होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर डिसाइड नहीं होता, वो अलग अलग हो सकता है, इस वजह से इसके अंदर ब्रैकेट जरूरी होते हैं, इसके अंदर नहीं होते, ठीक है। आई होप आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाउ द चॉइस ऑफ पिवट एलिमेंट अफेक्ट द रनिंग टाइम ऑफ द क्विक सॉर्ट एल्गो, ठीक है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने ना अपने चैनल के ऊपर सारे के सारे यूनिट के वन शॉट विथ PYQ सॉल्यूशन बहुत अच्छे से कवर किए हुए हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो जाकर देख लेना प्लीज, है ना। फिर आप इसे आगे देखोगे तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन क्या है कि जो क्विक सॉर्ट होता है ना, क्विक सॉर्ट में जब भी हम क्विक सॉर्ट करते हैं तो उसके अंदर एक हमारा पिवट एलिमेंट होता है जो कि हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये जो पिवट एलिमेंट होता है ना, आप उसे क्या क्या रख सकते हो, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप पिवट एलिमेंट को मीडियन मान सकते हो, जो भी आपका एरे है उसका जो मिड वाला एलिमेंट है आप उसको मान सकते हो, ठीक है। या फिर जो आपका एरे है उसके स्टार्टिंग एलिमेंट को आप मान सकते हो, ठीक है। और आपका जो एरे है उसके एंडिंग एलिमेंट को आप मान सकते हो पिवट एलिमेंट, ठीक है। तो इन तीनों में से आप किसी को भी मान मान के क्विक सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये जो मान रहे हो ना कि कौन सा आपको पिवट लेना है, वो हमारा डिसाइड करने में कैसे कॉम्प्लेक्सिटी इफेक्ट होती है वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखो, इट्स अफेक्ट द रनिंग टाइम, ठीक है। कैसे रनिंग टाइम,
सबसे बेस्ट केस जब होता है कि जब आप पिवट एलिमेंट लेते हो डिवाइड करने, मतलब कि एरे को डिवाइड करने वाला जो मीडियन होता है ना बीच का, जो एरे को ब्रेक कर रहा हो टू इक्वल पार्ट्स में, वो हमारा बेस्ट केस होता है। उसके अंदर जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है हमारी ओ लॉग एन, ठीक है, ये हमारी बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है क्विक सॉर्ट के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप एंडिंग लेते हो, मतलब कि स्मॉलेस्ट लेते हो एरे का या फिर लार्जेस्ट लेते हो एरे का, ठीक है, वो हमारा वर्स्ट केस होता है। उसके अंदर आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो चली जाती है एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये काफी बेकार कॉम्प्लेक्सिटी होती है। इस वजह से आपको हमेशा ज्यादातर कोशिश करनी है कि आपको मीडियन ही लेना है एरे का, ठीक है। तो ऐसे अफेक्ट करता है कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कि जो आपका चॉइस है पीवट को करने का, वो अफेक्ट करता है क्विक सॉर्ट के एल्गो को, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट आर द टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हैशिंग। तो बेसिकली हैशिंग जो होती है ना हमारी, उसके अंदर दो फॉर्म्स होती हैं, एक होती है हमारी ओपन हैशिंग और एक होती है हमारी क्लोज्ड हैशिंग, ठीक है। मैंने काफी अच्छे से थर्ड यूनिट के अंदर समझाया है, तो आप वहां पर जाके ये देख सकते हो, ठीक है। इसको हम सेपरेट हैशिंग भी कहते हैं और इसे हम ओपन एड्रेसिंग भी कहते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनरी ट्री इन हॉफमैन एल्गोरिथम, ठीक है। तो हमारी जो हॉफमैन एल्गोरिथम होती है ना, उसके अंदर क्या होता है कि आपको कोई भी ऐसे मतलब कैरेक्टर दिए होते हैं, जैसे कि आपको इंडिया दे दिया, ठीक है, फिर आपको बोला जाता है कि इसकी हॉफमैन कोडिंग करो, ठीक है। तो आप क्या करते हो ना, इसको इसके रिलेवेंस में या फिर इसके कॉरेस्पॉन्ड में एक कोड जनरेट करते हो बाइनरी, है ना। वो कोड के अंदर ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या होता है हॉफमैन कोडिंग के अंदर ये जो हमारे कैरेक्टर होते हैं ना, वो एक बाइनरी ट्री के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे मतलब कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो बाइनरी ट्री का लीफ होता है हमारा, लीफ नोड, वहां पर हमारे कैरेक्टर ये लगे रहते हैं, ठीक है। अगर आपने बाइनरी, मैंने पढ़ाई है हॉफमैन कोडिंग, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना, ठीक है। वहां पर हमारे ये लीफ नोड पर होते हैं। और ये जो पाथ होता है रूट नोड से लेकर इस कैरेक्टर तक, वहां से हम क्या करते हैं, कोड को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए काफी ज्यादा ये क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। So in the Huffman coding, a binary tree is used to represent the Huffman codes. Each leaf node correspond to the character. जैसा कि मैंने आपको बताया, हर एक leaf node क्या रख रहा होगा, कैरेक्टर रख रहा होगा। And the path from the root node to the leaf represent the binary code for the character. ठीक है, मतलब कि आप जब रूट नोड की तरफ से लीफ नोड की तरफ आते हो तो उस कैरेक्टर का आपको बाइनरी कोड मिल रहा होता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ एजेस इन आर रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री डी एंड एन वर्टिसेस, ठीक है। तो नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी कोई भी रेगुलर ग्राफ में जिसके अंदर डी तो हमारी डिग्री है और एन हमारा वर्टिसेस है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एजेस होंगी हमारी एन इंटू डी अपॉन टू, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप नंबर ऑफ एजेस निकाल सकते हो, ठीक है, इतनी ही होंगी रेगुलर ग्राफ के अंदर। तो इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है हमारा राइट एन एल्गोरिथम टू ऑब्टेन द कनेक्टेड कंपोनेंट ऑफ अ ग्राफ, ठीक है। ग्राफ के कनेक्टेड कंपोनेंट क्या होते हैं? देखो, ग्राफ हमारा डिस्कनेक्टेड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ है। मतलब कि ये भी, ये तीनों मतलब मिलाए ना, तो ये तीनों एक हमारा क्या बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। और ये अलग भी ग्राफ है, अलग भी ग्राफ है, ये अलग भी ग्राफ है। तो ये जो है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप पहुंच पा रहे हो, तो ये हमारा क्या है, एक हमारा ये कनेक्टिंग कंपोनेंट है, ठीक है। ऐसे ही ये क्या है, एक हमारा कनेक्टिंग कंपोनेंट है, ये भी एक हमारा क्या है, कनेक्टिंग कंपोनेंट है। और अगर हम इन तीनों को साथ में देखें, तो ये भी एक हमारा ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है, ये हमारा डिस्कनेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कनेक्टिंग कंपोनेंट क्या होते हैं। अब हमें एक एल्गोरिथम लिखना था, मतलब 2 नंबर में एल्गोरिथम पूछ लिया था कि आप बताओ कि आप कैसे कनेक्टेड कंपोनेंट को ग्राफ के अंदर ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो कुछ नहीं है, कुछ स्टेप्स से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक इनिशियलाइज करना है एरे, जो कि हम उसके अंदर क्या करेंगे, नोड्स को मार्क करेंगे जो भी विजिटेड होंगे, ठीक है। जो भी हमें नोड्स मिलते जाएंगे उसको हम मार्क करते जाएंगे विजिटेड। और हमने एक एरे बना दी, ठीक है, इनिशियलाइज कर दी। अब हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे हर एक अनविजिटेड वर्टेक्स के लिए, ठीक है। जैसे कि अभी हमारा ये क्या है, अभी एक हमारा अनविजिटेड है, इसमें से कोई भी विजिटेड नहीं है, ठीक है। हमने एक एरे बना रखी है, उसके अंदर जो भी विजिट होता रहेगा हमारा जो नोड है, वो हम उसके अंदर डालते रहेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा ये सारे क्या है, अनविजिटेड हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि हम एक या तो DFS या फिर BFS, ये दोनों क्या है हमारे एक हमारे किसी भी ग्राफ्स को ट्राइवर्स करने के एल्गोरिथम है, ठीक है। बेसिकली टेक्निक है, ठीक है। डेप्थ फर्स्ट सर्च या फिर ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ये हमारी दो टेक्निक होती हैं। या तो आप इससे भी चल लो या फिर आप इससे चल लो। तो आप क्या करोगे कि वी मान के स्टार्टिंग वाले को, जैसे कि हमने इसे वी मान लिया, यहाँ से चलोगे, ठीक है। ऑल द वर्टिसेस रीचेबल फ्रॉम द वी
फ्रॉम वन कनेक्टेड कंपोनेंट मार्क देम विजिटेड, ठीक है। तो अगर आप इस वी से चलोगे तो आप यहाँ पर पहुंच पा रहे हो, ठीक है, फिर आप यहाँ पर पहुंच पा रहे हो और यहाँ पर पहुंच पा रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा कि आप इस वाले वर्टेक्स से जहां पर भी आप रीच कर पाओगे, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या हो गए, यहाँ पर रीच कर गए, यहाँ पर रीच कर गए और यहाँ पर रीच कर गए। तो आप इन सबको क्या कर दोगे, एक अपने जो मार्क कर दोगे विजिटेड, यानी कि अपने एरे के अंदर डाल दोगे। तो ये हमारा क्या आ गया, एक हमारा कनेक्टेड कंपोनेंट आ गया, ठीक है। जैसे ही हमारा कनेक्टेड कंपोनेंट आ गया, और इस लूप को कब तक चलाना है, रिपीट अंटिल ऑल द वर्टिसेस हैव बीन विजिटेड, ईच ट्राइवर्सल आइडेंटिफाई अ डिस्टिंक्ट कनेक्टेड कंपोनेंट, ठीक है। जैसे कि हमने ये वाला लूप चलाया था तो ये यहाँ तक विजिट हुआ था तो हमें एक कंपोनेंट मिल गया। ऐसे ही फिर हम वापस चलाएंगे, यहाँ से चलाएंगे, ठीक है, इससे वी मानेंगे, फिर यहाँ तक पहुंच पाएंगे तो हमें एक और मिल जाएगा। ऐसे ही हमें ये वाला मिल जाएगा। तो हमें क्या हो गया, तीन कनेक्टेड कंपोनेंट इस वाले एल्गोरिथम से चलाकर मिल गए, ठीक है। तो ऐसे एल्गोरिथम लिखनी थी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, 2 नंबर के अंदर थोड़ा बड़ा हो गया था, ठीक है। तो ऐसे ही सारे 2 नंबर के क्वेश्चन थे 7, ठीक है। अब हम देखेंगे सेक्शन बी, जिसके अंदर आपसे 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो सेक्शन बी है, कभी भी आप जब पेपर सॉल्व करो या तो सेक्शन बी पहले करना या फिर पहले सेक्शन सी करना, दोनों में से भी जिसमें आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हो वो करना, ठीक है। आपको सेक्शन बी के अंदर कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर पांचों क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, है ना, क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जो था हमारा 23-24 का, तो इसके अंदर पहला ही क्वेश्चन ये आया था कि राइट अ सूडो कोड that will concatenate two linked list. Function should have two parameters, pointers to the beginning of the list, and the function should link second linked list at the end of the first list, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या बोला गया है मैं आपको बताता हूँ। आपको बेसिकली मतलब प्रोग्राम नहीं लिखना है, आपको सूडो कोड लिखना है, ठीक है। मतलब कि एल्गोरिथम के बाद एक सूडो कोड आता है, बेसिकली एक रफ होता है हमारा कोड, जो कि हम उससे हम कोड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसके अंदर ना आपके पास दो लिस्ट आपको लेनी है। पहले सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने प्रोग्राम के अंदर दो लिस्ट लेनी है, ठीक है। हमने दो मतलब कि लिंक लिस्ट ले ली, ठीक है। एक हो गई L1 और एक हो गई L2। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को कॉन्केटिनेट करना है, यानी कि समझ लो ऐड करना है, ठीक है। तो एक जो हमारी लिस्ट 1 है, आपको क्या करना है, उसका जो एंड है ना, एंड, उससे आपको ये जो लिस्ट 2 का स्टार्टिंग है उससे अटैच करना है, ठीक है। मतलब कि इन दोनों को क्या करना है, कॉन्केटिनेट करना है, अटैच करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप बताओ। सबसे पहले तो आपको लिस्ट को इनपुट के अंदर लेना होगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारे लिस्ट 1 है उसका आपको एंड ढूंढना पड़ेगा। जैसे ही आपको एंड मिल जाएगा इसका, आप क्या करोगे, लिस्ट जो लिस्ट 2 है उसके फर्स्ट को इसके स्टार्टिंग से क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। तो जब भी आपको जैसे कि एक हमारी लिंक लिस्ट होती है, उसके अंदर जो हमारा एंड होता है ना, जैसे कि कोई भी एक नोड होता है, उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है डेटा पार्ट और एक होता है हमारा क्या, एड्रेस पार्ट, या फिर नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है इसके अंदर, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि लिंक जो फर्स्ट लिंक लिस्ट है ना, जैसे कि हमारी एक फर्स्ट लिंक लिस्ट है, उसके अंदर बहुत सारे नोड्स होंगे, ठीक है। हर एक नोड के अंदर दो पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारा एक नोड है और ये हमारा एक नोड है, ये हमारा एक नोड है। तो जैसे ही लास्ट वाला जो नोड होगा उसके एड्रेस में तो नल पड़ा होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस नल की बजाय क्या करोगे, जो हमारा दूसरा वाला जो है ना L2 यानी कि लिंक लिस्ट 2 है, उसकी जो पहला वाला नोड होगा उसका जो एड्रेस होगा ना, वो आप इसके अंदर डाल दोगे, वैसे ये क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना। आपको बस क्या करना है, फर्स्ट लिंक लिस्ट का लास्ट वाले नोड को ढूंढना है, और लास्ट वाले नोड के जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर लिंक लिस्ट 2 का जो फर्स्ट नोड का एड्रेस है उसे डाल देना है, ठीक है। वैसे ही क्या हो जाएगा, वो दोनों कॉन्केटिनेट हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको जल्दी से बता दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने यही सारी चीजें लिखी हुई है। द फंक्शन टेक्स टू लिंक लिस्ट, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, एंड अपेंड लिस्ट 2 एट द एंड ऑफ द 1, ठीक है। इफ लिस्ट 1 इज, देखो ये हमारा स्टेप चलेंगे, ऐसे हमारा एल्गो रहेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अगर हमारा जो लिस्ट 1 है वो अगर एम्प्टी है, मतलब कि अगर लिस्ट 1 खाली है, तो कॉन्केटिनेट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली क्या कर दो, लिस्ट 2 को रिटर्न कर दो, क्योंकि ये तो खाली है, इसे रिटर्न, इसे मतलब जोड़ने की जरूरत ही नहीं है ना। ये हमारा पहला एक बेस कंडीशन हो गई, ठीक है। ट्रैवर्स द लास्ट नोड ऑफ लिस्ट 1, ठीक है। अगर आपको फिर क्या करना है कि मतलब हमने ये वाली कंडीशन चेक कर ली, अब आपको क्या करना है कि लिस्ट 1, अगर लिस्ट 1 खाली नहीं है तो इसके लास्ट वाले नोड तक ट्रैवर्स करना है, ठीक है। लास्ट वाले नोड तक आप ट्रैवर्स कर लोगे, फिर आपको क्या करना है, लास्ट वाले नोड के अंदर जो फर्स्ट नोड है लिस्ट 2 का, उसे क्या कर देना है, लिंक कर देना है, ठीक है। ये हमारा पूरा एल्गोरिथम है। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली है वो रहने वाली है हमारी O n, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, बस लिस्ट 1 को ट्रैवर्स कर रहे हो, ठीक है, और लिस्ट 2 को तो कर ही नहीं रहे, बस लिस्ट 1 को कर रहे हो। तो जो भी हमारे लिस्ट 1 का साइज होगा उसको हमने n मान लिया, और इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या हो जाएगी, O n हो जाएगी, ठीक है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये जो सूडो कोड है, तो सूडो कोड कुछ ऐसा रहने वाला है, ठीक है, आप देख सकते हो। सूडो कोड ये है, ठीक है। एक मिनट।
हाँ, सूडो कोड है हमारा। सबसे पहले हमारा यहाँ पर फंक्शन, ठीक है, जो हमने फंक्शन बनाया है। देखो सूडो कोड ऐसे लिखा जाता है, ऐसे आपको प्रोग्राम नहीं लिखना है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि आपको ऐसे लग जाता है यार अभी कोड लिखना है इसके अंदर, तो कहीं हमसे गलती हो गई तो आप उसे स्किप कर देते हो। तो देखो सूडो कोड आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, बस लॉजिक लॉजिक आपका ठीक होना चाहिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या किया, फंक्शन को स्टार्ट किया है, और यहाँ पर देखो आपने फंक्शन को एंड किया है, ठीक है। तो आप ऐसे स्टार्ट करोगे फंक्शन को, फंक्शन का आपने नाम रखा है कॉनकेनेट लिस्ट, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉन्केनेट करोगे लिस्ट को। तो आप इनपुट के अंदर दो लिस्ट लिए, एक तो लिए लिस्ट वन और एक लिए लिस्ट टू, ठीक है। आपने सबसे पहले कंडीशन चेक करनी है कि हमारी जो लिस्ट वन है नील तो नहीं है। इफ लिस्ट वन इज नल, देन क्या करना है, हमें लिस्ट टू को रिटर्न कर देना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये वाला कंडीशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब हम करेंगे स्टेप वन। हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे लास्ट नोड ऑफ लिस्ट वन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिस्ट वन का जो लिस्ट वन को हम क्या ना स्टोर कर लेंगे, सेट टेम्प इक्वल टू लिस्ट वन। हमने क्या कर लिया, लिस्ट वन का जो पार्ट है ना उसको हमने स्टोर कर लिया टेम्प के अंदर, ठीक है। अब क्या करेंगे, वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट इज नॉट नल, डू टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट एंड वाइल। मतलब क्या है इसका, कि बेसिकली हमने लिस्ट वन को स्टोर करा लिया टेम्प के अंदर, ठीक है। क्या करेंगे कि टेम्प डॉट नेक्स्ट, यानी कि कोई भी जो हमारी लिस्ट होती है ना, उसके अंदर दो पार्ट होते हैं। कोई भी एक लिंक लिस्ट होती है, उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, ठीक है, हर एक नोड के पास। एक तो होता है हमारा डेटा पार्ट, ठीक है, और एक होता है हमारा क्या, एड्रेस पार्ट, या फिर आप इसे कह सकते हो नेक्स्ट बोलते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट मतलब कि नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो क्या है ये हमारा, मतलब कि ये जो एड्रेस होता है वो, ठीक है। तो टेम्प डॉट नेक्स्ट, यानी कि जो हमारा टेम्प है उसका जो नेक्स्ट वाला नोड है ना, उसके अंदर जो एड्रेस पड़ा है, अगर वो हमारा जब तक नल नहीं है, जब तक इस वाले लूप को चलाओ, ठीक है। जैसे ही जब तक नल नहीं है, क्या करो, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करो। जैसे कि हमारे, अगर यहाँ पर बताता हूँ, एक हमारी लिंक लिस्ट है, ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। एक हमारी लिंक लिस्ट है, ठीक है। वैसे नहीं बनाता एक साथ, मैं अलग अलग नोट करके बनाता हूँ, ठीक है। एक हमारी क्या है, लिंक लिस्ट है, ठीक है। ये हमारी जैसे तीन की लिंक लिस्ट है। तो यहाँ पर हर एक नोड के अंदर दो पार्ट होते हैं, ठीक है। और ये वाला जो, ये वाले के अंदर डेटा होता है, ये वाले के अंदर एड्रेस होता है, ठीक है। ये वाले के अंदर डेटा होता है, ये वाले के अंदर एड्रेस होता है, ये वाले के अंदर डेटा होता है, ये वाले के अंदर नेक्स्ट एड्रेस होता है, ठीक है। तो जो पहला वाला होता है ना, वो कनेक्टेड होता है दूसरे वाले, यानी कि जो इसके अंदर एड्रेस है ना वो इस वाले नोड का है, ठीक है। और जो इस वाले के अंदर एड्रेस है ना वो इस वाले नोड का है। लेकिन जो लास्ट वाला नोड होता है उसके अंदर एड्रेस कुछ नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ नल होता है, ठीक है। तो हम इस कंडीशन से, ये जो लिखा हुआ है ना, वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट इज नॉट नल, इससे हम ढूंढ लेंगे कि लास्ट नोड कौन सा है लिस्ट वन का, ठीक है। तो देखो हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, पहले वाले पर गए, ठीक है। हमने देखा कि टेम्प डॉट नेक्स्ट के अंदर क्या नल है, क्या इसके अंदर नल है, नल नहीं है इसके अंदर, तो इस वाले का एड्रेस है ना। तो हम आगे बढ़ गए, ठीक है, और हमने यहाँ पर क्या कर दिया, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दिया, यानी कि हम इस वाले नोड पर आ गए, ठीक है। तो हम इसके अंदर चेक करेंगे कि क्या इसके नेक्स्ट के अंदर नल है, इसके नेक्स्ट के अंदर नल है, नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, फिर से आगे बढ़ जाएंगे, फिर हम चेक करेंगे क्या इसके अंदर नल है, हाँ नल है। तो हम यहाँ पर पहुंच गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एंड कर देना है वाइल को, यानी कि हम इस लूप से बाहर आ गए। अब हमें लास्ट वाला नोड मिल गया, यानी कि जो लास्ट वाला नोड है वो कहाँ पर है, टेम्प के अंदर है, ठीक है। तो टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू क्या कर देंगे, लिस्ट टू, यानी कि जो लिस्ट टू का एड्रेस है ना वो हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। समझ गए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। इतना डिटेल में यार, और कितना डिटेल में बता सकता हूँ, इतना ही बहुत है, ठीक है। फिर हम क्या कर देंगे, लिस्ट वन को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि लिस्ट वन से लिस्ट टू क्या हो सकती है, हो चुकी है, कनेक्ट हो चुकी है, हो गई। और हम क्या कर देंगे, एंड कर देंगे फंक्शन को। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस वाले पेपर के अंदर देखा मैंने जो कि कोड जो है ज्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन जो है प्लीज अच्छे से कर लेना, क्योंकि यार बहुत इजी होते हैं और इजीली आपके मार्क्स आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर बोला गया है कि राइट एन एल्गोरिथम टू कन्वर्ट अ वैलिड अर्थमेटिक इन फिक्स एक्सप्रेशन इनटू इक्विवेलेंट पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। बेसिकली इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स का जो एल्गोरिथम होता है आपको वो लिखना है। फिर आपको एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है जो कि आपको इस एल्गोरिथम से क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब कि ये जो इनफिक्स एक्सप्रेशन है इसको आपको पोस्ट फिक्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम एल्गोरिथम लिखेंगे। तो देखो जब भी हम कोई ऐसा एल्गोरिथम लिखते हैं, तो देखो आप ऐसे लिखते हैं, देखिए मैंने पूरा लिख रखा है एल्गोरिथम, है ना। सबसे पहले क्या है कि आपको एक इनिशियलाइज करना है एम्प्टी स्टैक एंड एम्प्टी आउटपुट लिस्ट, ठीक है। आपको दो चीजें इनिशियलाइज करनी है, एक आपको इनपुट एम्प्टी स्टैक और एक एम्प्टी आउटपुट लिस्ट, ठीक है।
फिर आपको क्या करना है, स्कैन करना है इनफिक्स एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट, ठीक है। जैसे कि आप लेफ्ट टू राइट पढ़ोगे, पहले ए फिर प्लस फिर बी फिर मल्टीप्लाई, ऐसे पढ़ोगे लेफ्ट टू राइट, ठीक है, स्कैन करोगे। अब हर एक टोकन के लिए, यानी कि ये जो है ना, ये ए भी एक टोकन है, ये प्लस भी एक टोकन है, ये क्या है, एक टोकन है, ठीक है, हर एक कैरेक्टर को ये टोकन मान रहे हैं, ठीक है। फिर इस टोकन को क्या करना है, हर एक टोकन के लिए क्या करना है कि अगर वो हमारा टोकन ऑपरेंड है, यानी कि ए बी सी डी ये सिंबल्स हैं, ठीक है, ये अगर ऑपरेंड है तो क्या करो, इसको डायरेक्टली आउटपुट लिस्ट के अंदर डाल दो, ठीक है। अभी मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगर वो ऑपरेंड नहीं है, अगर वो क्या है, पैरेंथेसिस है, यानी कि मतलब लेफ्ट पैरेंथेसिस है, ये वाली पैरेंथेसिस है, ब्रैकेट है, ठीक है, ये वाला, अगर ऐसा वाला ब्रैकेट है तो क्या करो, उसे स्टैक के अंदर डाल दो, कुछ नहीं करो, उसे क्या कर दो, स्टैक के अंदर डाल दो। अगर आपका जो ब्रैकेट है वो राइट वाला है, यानी कि पैरेंथेसिस आपका कौन सा है, अब राइट वाला है, ठीक है। अगर राइट वाला है यानी कि ऐसा है, तो क्या करो, पॉप फ्रॉम द स्टैक एंड ऐड इट टू द आउटपुट लिस्ट अंटिल अ लेफ्ट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर, ठीक है। और क्या, जैसे कि आपका ये वाला पैरेंथेसिस आ गया ना राइट वाला, तो आपके जो भी स्टैक के अंदर एलिमेंट पड़े हैं उनको क्या कर दो, पॉप आउट करते जाओ आउटपुट लिस्ट के अंदर, जब तक कि आपको लेफ्ट वाला पैरेंथेसिस ना मिल जाए, ठीक है। जैसे कि आप समझो कि आपकी एक ये स्टैक है, ठीक है, मैं मान लो, ठीक है, जैसे कि ये क्या है, ये एक स्टैक है, ये आउटपुट लिस्ट है, और ये आपके टोकन है, ठीक है। तो स्टैक के अंदर मान लो कि अभी हमारा क्या पड़ा हुआ है, प्लस पड़ा हुआ है, और हमारा प्लस पड़ा हुआ है, ठीक है, प्लस मान लो। और क्या होता है यार, यहाँ पर एक वो भी पड़ा हुआ है, लेफ्ट वाला पड़ा हुआ है। तो टोकन के अंदर क्या होता है ना कि राइट वाला आता है, ठीक है। जैसे ही अब राइट वाला आएगा तो क्या होगा ना कि जितने भी आपके स्टैक के अंदर एलिमेंट पड़े हैं उनको आपको पॉप आउट करना है आउटपुट के अंदर, ठीक है। तो क्या करोगे आप, जैसे ही राइट वाला आया, आप क्या करोगे, देखोगे प्लस पड़ा है, ठीक है, तो आप प्लस को यहाँ पे डाल दोगे, क्या कोई और है, नहीं है। लेफ्ट वाला आ गया तो आप रुक जाओगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। अगर जैसे मल्टीप्लाई पड़ा है, माइनस पड़ा है, डिवाइड पड़ा है, तो आप क्या करोगे, इन सबको उठा के डाल दोगे। पहले क्या करोगे, डिवाइड डाल दोगे, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, इन सबको डाल दोगे। जैसे ही लेफ्ट वाला आएगा आप रुक जाओगे, ठीक है। समझ गए, आई होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि इफ द टोकन इज एन ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेंड हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। अब अगर हमारा कोई भी टोकन अगर ऑपरेटर आ जाता है, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ना कि हमारी जो लिस्ट है इसके अंदर क्या होता है ना कि हमारा जो टोकन है वो ऑपरेटर आ जाता है, जैसे कि प्लस आ गया, तो आपको उसे आउटपुट लिस्ट के अंदर नहीं डालना, आपको क्या करना है, उसे स्टैक के अंदर डाल देना है, ठीक है, स्टैक के अंदर डाल दिया। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि जैसे कि अभी प्लस पड़ा हुआ है, ठीक है, अभी प्लस पड़ा हुआ है, तो क्या होता है ना कि अभी हमारा आ जाता है मल्टीप्लाई, ठीक है, बाद में क्या आ गया, मल्टीप्लाई आ गया। अब स्टैक के अंदर क्या पड़ा हुआ है, प्लस पड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई आया, तो आपको चेक करना है क्या स्टैक के अंदर जो हमारा एलिमेंट पड़ा है, क्या उसकी जो हमारी प्रेसिडेंस है इस वाले से ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। तो अभी अगर हम देखें तो मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज़्यादा है या प्लस की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, आप भी बताओ। अगर आप बोर्ड मास से भी देखो, ठीक है, बोर्ड मास, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो मल्टीप्लाई की जो प्रेसिडेंस है वो क्या है, वो ज़्यादा है, ठीक है। एडिशन वाले से मल्टीप्लाई पहले आ रहा है, तो मल्टीप्लाई की जो प्रेसिडेंस है वो क्या है, ज़्यादा है एडिशन वाले से। तो क्या होगा कि यहाँ पर जब हमारा मल्टीप्लाई आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर क्या है कि प्लस से मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा और स्टैक के अंदर रुक जाएगा। लेकिन अब क्या होता कि हमारा प्लस आया होता और यहाँ पर मल्टीप्लाई पड़ा होता, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ पर पहले से स्टैक के अंदर मल्टीप्लाई है और हमारा एडिशन में यहाँ पर क्या आया है, प्लस आया है, ठीक है, एडिशन आया है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे जब प्रेसिडेंस, तो मल्टीप्लाई की जो प्रेसिडेंस है वो ज़्यादा है प्लस वाले से। तो आप क्या करोगे, ये जो है ना मल्टीप्लाई, इसको आप पॉप आउट कर दोगे इसके अंदर, मतलब कि स्टैक के अंदर डाल दोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई को स्टैक के अंदर डाल दोगे, है ना। फिर चेक करोगे कि क्या कोई और एलिमेंट है, जब अभी तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो आप क्या कर दोगे, प्लस लिख दोगे, ठीक है। अगर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट होता जिसकी प्रेसिडेंस प्लस वाले से ज्यादा होती तो आप उसे भी स्टैक के अंदर डालते थे, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ऑपरेटर का भी हो गया, ठीक है। अब आता है हमारा कि पुश द करंट ऑन टू द स्टैक, यानी कि अब लास्ट में अगर सारे के सारे टोकन खत्म हो जाते हैं, ठीक है, और अगर आपके स्टैक में कुछ भी बचता है तो आपको क्या करना है, उसे उठाकर आउटपुट लिस्ट के अंदर डाल देना है, ठीक है। आफ्टर स्कैनिंग द एंटायर एक्सप्रेशन, पॉप एनी रिमेनिंग ऑपरेटर फ्रॉम द स्टैक एंड ऐड देम टू द आउटपुट लिस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। रिटर्न द आउटपुट लिस्ट एज द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है, और जो भी आपकी आउटपुट लिस्ट आई है उसे एज अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आपको रिटर्न कर देना है, ठीक है। अब समझो जल्दी से, ठीक है। यहाँ पर हमारी एक्सप्रेशन है ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी माइनस डी डिवाइड एफ, ठीक है, ये हमारी पूरी एक्सप्रेशन है इन फिक्स। अब आप इसे पोस्ट फिक्स के अंदर कन्वर्ट कैसे करोगे, आपको तीन टेबल बनानी है।
टोकन स्टैक आउटपुट लिस्ट, ठीक है। टोकन के अंदर क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है टोकन से। सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है यहाँ पे लेफ्ट टू राइट चलना है, ठीक है। तो आपने देखा कि ए आया, ठीक है, ए को आपने यहाँ पर उठा के रख लिया कि क्या हमारा ए क्या है, ऑपरेंड है, ऑपरेटर है, क्या है, ये क्या है, हमारा ऑपरेंड है। तो आपको कुछ नहीं करना, स्टैक को ऐसे खाली कर देना है, ठीक है, और इसको डायरेक्टली आउटपुट लिस्ट के अंदर डाल देना है, ठीक है। तो हमने आउटपुट लिस्ट के अंदर डाल दिया। अब आया हमारा प्लस, ठीक है। क्या प्लस क्या है, हमारा ऑपरेटर है, ऑपरेंड है, क्या है, और प्लस क्या है, हमारा ऑपरेटर है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, स्टैक के अंदर डाल देंगे। अभी तो कोई है ही नहीं, हम किसके साथ कंपेयर करें, तो डायरेक्टली आप क्या कर दोगे, स्टैक के अंदर डाल दोगे, और आउटपुट लिस्ट के अंदर आपका ए ही बना रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ोगे तो आगे क्या आया, बी आया। बी आपने देखा, बी क्या है, हमारा बी हमारा ऑपरेटर है, ऑपरेंड है, लेफ्ट है, राइट है, क्या है, ऑपरेंड है, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्टली क्या कर दोगे, आउटपुट के अंदर डाल दोगे, ए बी आ गया आउटपुट के अंदर, और स्टैक के अंदर अभी हमारा प्लस ही है। फिर क्या आया, आपका मल्टीप्लाई आया। मल्टीप्लाई को क्या करोगे, आप देखोगे कि आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई को आउटपुट के अंदर डालना है, ठीक है। मतलब कि देखना है कि स्टैक, मल्टीप्लाई क्या है, हमारा ऑपरेटर है, ठीक है। आपको स्टैक के अंदर देखना है कि क्या पड़ा हुआ है। स्टैक के अंदर पड़ा हुआ है हमारा एडिशन। तो एडिशन की जो हमारी क्या बोलते हैं, एडिशन की हमारी प्रेसिडेंस ज्यादा है या फिर हमारी मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज्यादा है। तो हमारा जो मल्टीप्लाई है ना, उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लाएंगे मल्टीप्लाई को और प्लस के साथ रख देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अगर हमारा जो यहाँ पर पहले से अगर मल्टीप्लाई पड़ा होता और फिर एडिशन आता तो दिक्कत हो जाती, ठीक है। तो अभी क्या है कि हम अभी हमारा जो है ये जो एडिशन है जिसकी प्रेसिडेंस कम है मल्टीप्लाई से, तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई। नेक्स्ट आया हमारा सी, ठीक है। सी क्या है, हमारा ऑपरेंड है, तो सी डायरेक्टली कहाँ चले जाएगा, आउटपुट लिस्ट के अंदर चला जाएगा। फिर क्या आया, माइनस आया। अब माइनस जैसे ही आया, ठीक है, तो माइनस देखेगा कि जो पहले से इसके अंदर पड़े हुए हैं उनकी प्रेसिडेंस कितनी है। तो मल्टीप्लाई की जो प्रेसिडेंस है ना, माइनस से ज्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा कि मल्टीप्लाई हमारा आउटपुट लिस्ट के अंदर चला जाएगा। फिर बचेगा क्या, प्लस बचेगा, तो प्लस की देखेंगे। तो प्लस की भी जो प्रेसिडेंस है वो माइनस से क्या है, ज्यादा है। तो प्लस भी आउटपुट लिस्ट के अंदर चला जाएगा। फिर माइनस क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अब कोई बचा नहीं, तो इसके अंदर रुक गया ये। फिर क्या आया, माइनस के बाद डी आया। डी क्या है, हमारा ऑपरेंड है, डायरेक्टली आउटपुट लिस्ट के अंदर चला गया। फिर डिवाइड आया। डिवाइड आया तो डिवाइड ने देखा कि क्या जो माइनस पड़ा हुआ है, क्या उसकी प्रेसिडेंस मुझसे ज्यादा है। नहीं भाई, तुम्हारी प्रेसिडेंस माइनस की ज्यादा नहीं है, आपकी ज्यादा है, मतलब कि डिवाइड की ज्यादा है, ठीक है। तो डिवाइड आया, अपना चुपचाप बैठ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। आउटपुट लिस्ट वैसी की वैसी है। अब आया हमारा एफ। एफ आया तो एफ क्या है, हमारा ऑपरेंड है, वो जाएगा डायरेक्टली आउटपुट के अंदर। तो एफ हमारा यहाँ पर आउटपुट के अंदर चला गया। अब बचेगा स्टैक के अंदर, जैसा कि हमने देखा था कि जो भी अब स्टैक के अंदर बचा, यहाँ पर टोकन कोई नहीं बचा, तो इस स्टैक को पूरे को उठाओ और यहाँ पर डाल दो। पहले क्या आएगा, हमारा डिवाइड आएगा, फिर माइनस आएगा, ठीक है। तो पहले डिवाइड आया, माइनस आया। अब इस पूरे को उठाकर आप कह सकते हो कि ये क्या है, हमारा पोस्ट फिक्स नोटेशन है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे कि इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स करते हैं, ठीक है। इसके मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं, और आपको ये जो क्वेश्चंस है मैंने पहले भी यूनिट 2 के अंदर बताए थे और करवाए भी थे, तो उन्हें आप कर सकते हो या फिर आप इसे भी समझ सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ लीनियर प्रोबिंग इन हैशिंग, डिस्कस हाउ क्वाड्रेटिक प्रोबिंग कैन बी यूज टू सॉल्व सम ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो बेसिकली हैशिंग के अंदर क्या होता है ना, कोलिजन की टेक्निक प्रॉब्लम आती है, ठीक है। मतलब कि हैशिंग के अंदर क्या होता है कि जो मल्टीपल एड्रेस हैं एक ही की को दे दिए जाते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है कि उसके अंदर कोलिजन आ जाता है, ठीक है। तो वो जो कोलिजन है ना, वो कौन कौन से मतलब सॉल्व किया जा सकता है, कोलिजन सॉल्विंग टेक्निक, ठीक है। एक तो होती है हमारी लीनियर लीनियर प्रॉबिंग, एक होती है हमारी क्वाड्रेटिक। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ लीनियर प्रॉबिंग, तो पहले हम देखते हैं कि लीनियर प्रॉबिंग होता क्या है। लीनियर प्रॉबिंग इज अ कोलिजन रेसोल्यूशन टेक्निक इन हैश टेबल, ठीक है, वेयर इफ अ कोलिजन अकर टू की हैज टू द सेम इंडेक्स, ठीक है। बेसिकली क्या होता है ना कि इसके अंदर ना, हैशिंग के अंदर क्या होता है कि जैसे कि आपकी बुक है ना, बुक, तो बुक के अंदर क्या करते हो आप, इंडेक्स से किसी भी चैप्टर के पास पहुंच सकते हो, ठीक है। जो भी इंडेक्स होता है उससे आप किसी भी चैप्टर के पास पहुंच सकते हो। वैसे ही क्या हो कि अगर आपकी बुक के अंदर चैप्टर तो एक दिया हुआ है, ठीक है, मतलब कि जो क्या है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इन द हैश टेबल वेयर कोलिजन अकर टू कीज हैज द सेम इंडेक्स, यानी कि मतलब कि कोई दो चैप्टर हैं, यानी कि चैप्टर 1 भी है और चैप्टर 2 भी है, और आपके इंडेक्स के अंदर ये लिख दिया गया है कि चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 आपको मिलेंगे 20 नंबर पेज पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कोलिजन हो गया कि मतलब भाई का जो एक की है, यानी कि ये सॉरी मल्टीपल जो कीज हैं वो एक वैल्यू को असाइन हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम इसके लिए हम करेंगे कि हम करेंगे कोलिजन रेसोल्यूशन टेक्निक्स, ठीक है। तो लीनियर प्रोबिंग में क्या होता है कि
द एल्गो सर्चेस फॉर द नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट इन लीनियर मैनर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारी जो एल्गोरिथम है क्या करेगी, पहले तो 1 वाले को तो असाइन कर देगी 20, ठीक है, और 2 वाले के लिए ढूंढेगी नेक्स्ट जो बचा हुए की इंडेक्स हैं, ठीक है, तो वो ढूंढेगी कि 21 खाली है क्या, 21 अगर खाली है तो उस पे उसे डाल देगी। ठीक है, तो लीनियर नहीं ढूंढेगी, 21 को देखेगी, 22 को देखेगी, 23 को देखेगी, 24 को देखेगी, ऐसे लीनियरली देखेगी। ठीक है, जो भी उसे खाली मिलेगा उस पर वो उसे पुट कर देगी या फिर असाइन कर देगी उसे। ठीक है, तो वो होती है हमारी लीनियर प्रोबिंग। तो इसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें होती हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है हमारा प्राइमरी क्लस्टरिंग। इफ मल्टीपल कीज हैश टू द सेम इंडेक्स, दे विल बी प्लेस्ड इन द कॉन्जिक्यूटिव स्लॉट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी किसी भी अगर की के अंदर प्रॉब्लम आएगी तो 2 को, जैसे कि यहाँ पर ये दे दिया, अगर 3 के साथ आती तो 3 को 22 दे दिया जाता, 4 के साथ आती तो 4 को 23 दे दिया जाता। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्सिक्यूटिव यानी कि कॉन्टिन्यूअस मैनर में क्या हो रहे हैं कि जो इंडेक्स हैं वो असाइन हो रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, फॉर्मिंग क्लस्टर, लार्ज क्लस्टर, स्लो डाउन इंसर्शन एंड सर्चेस। अगर आपको इसके अंदर कोई भी इंसर्शन या फिर सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो काफी स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है। दूसरी आती है परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन, यानी कि जो हमारी हैश टेबल होती है वो जल्दी फिलअप हो जाती है और उसकी वजह से क्या होते हैं, नंबर ऑफ जो कॉलिजन होते हैं वो काफी इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आपको इंसर्शन करना है तो उसके लिए आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही होती है O की, जो कि इसके लिए काफी बेकार है। और इससे क्या होती है, परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन हो जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा डिलीशन इशू। अगर आप किसी एलिमेंट को डिलीट करते हो तो बीच में ब्रेक आ जाता है, और उस ब्रेक की वजह से क्या होता है कि अगर आप किसी एलिमेंट, कोई कोई ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि अनरीचेबल हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा फोर्थ आता है हमारा लिमिटेड एम्प्टी स्लॉट। ठीक है, और एम्प्टी स्लॉट भी बहुत कम हो जाते हैं, उन्हें ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो 4 प्रॉब्लम आती है हमारी लीनियर प्रॉबिंग के अंदर आती है। ठीक है, अब उसके सॉल्व करने के लिए हमारी आती है क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग। ठीक है, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग नाम से ही पता चल रहा है, कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन लगेगा, उससे हम क्या करेंगे, जो हमारे इंडेक्स हैं उसे फाइंड करेंगे। ठीक है, सो देखो, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग प्रॉबिंग एज अ सॉल्यूशन। इफ क्या था, इट इज अनदर ओपन एड्रेसिंग टेक्निक दैट हेल्प टू इम्प्रूव प्राइमरी क्लस्टरिंग। ठीक है, तो ये इसके लिए आती है कि इसे भाई इंप्रूव कर सके लीनियर जो हमारी क्लस्टरिंग है या फिर लीनियर जो हमारी प्रॉबिंग है। इंस्टेड ऑफ मूविंग लीनियरली व्हेन कॉलिजन अकर, इट यूजेस क्वाड्रेटिक फंक्शन टू फाइंड द नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ पर जैसे कि 20 पर क्या हो गया था, कॉलिजन आ गया था। ठीक है, तो ये क्या गया, डायरेक्टली 21 पे चले गया। ठीक है, लेकिन इसके अंदर नहीं, ऐसा नहीं होता। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या करता है, एक क्वाड्रेटिक, बेसिकली क्वाड्रेटिक जो प्रॉबिंग है वो क्या करती है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का यूज करती है, जिससे कि वो नेक्स्ट जो स्लॉट है उसे फाइंड करती है। ठीक है, तो ये फंक्शन होता है, आप चाहो तो पेपर के अंदर लिख सकते हो या फिर आप डायरेक्टली थ्योरी थ्योरी भी लिख कर आ सकते हो। ठीक है, तो रिड्यूस प्राइमरी क्लस्टरिंग, रिड्यूसिंग लॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव क्लस्टर्स। ठीक है, फास्टर इंसर्शन एंड सर्चेस। ठीक है, इससे क्या होता है, अगर आपको इंसर्शन करना है तो आपको एम्प्टी स्लॉट जल्दी मिल जाएंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका इंसर्शन इजीली हो जाएगा। और जब आप किसी को भी सर्च कर रहे होंगे तो आप सर्च भी इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो अ, ये सबको समझ में आ गया होगा। इसकी वजह से क्या होता है, परफॉर्मेंस भी इसकी इंक्रीज हो जाती है। तो कैसे लीनियर जो प्रॉबिंग है वो हमारा क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग से अच्छा है, और कैसे क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग लीनियर प्रॉबिंग के जितने भी डिसएडवांटेजेस हैं उन्हें इंप्रूव करता है, वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा फोर्थ क्वेश्चन सेक्शन बी का। और ये हमारा कोडिंग क्वेश्चन है ना, इसको मैं आपको समझाऊंगा पहले अच्छे से, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे ये आपको, मतलब कि पहले ना आपको इसका मतलब एल्गोरिथम बताऊंगा, ठीक है, कैसे ये होता है। राइट अ सी फंक्शन फॉर नॉन रिकर्सिव पोस्ट ऑर्डर ट्राइवर्सल। ठीक है, तो इसके अंदर आपको रिकर्शन का यूज नहीं करना है, और आपको पोस्ट ट्राइवर्सल के लिए एक फंक्शन लिखना है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, तो देखो पोस्ट ऑर्डर टेक्निक होती क्या है, पहले मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी कोई ट्री है, अगर आपको उसका पोस्ट ऑर्डर लिखना है तो सबसे पहले आप जाओगे उसके लेफ्ट सब ट्री के अंदर, फिर जाओगे आप राइट सब ट्री के अंदर, फिर आप जाओगे रूट नोड के अंदर। ठीक है, जैसे कि आपके पास ये वाला ट्री गिवन है और आपको इसका पोस्ट ऑर्डर लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले कहाँ जाना है, लेफ्ट पे जाना है, फिर राइट पे, फिर रूट पे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसके लेफ्ट वाले सब ट्री को देखोगे, इसका लेफ्ट सब ट्री है ये। ठीक है, अब आपको इसका पोस्ट ऑर्डर निकालना है, तो इसका पोस्ट ऑर्डर कैसे निकालोगे, आप इसके भी लेफ्ट में जाओगे, तो इसके लेफ्ट में क्या बचा, डी बचा, तो आप क्या लिख दोगे, डी लिख दोगे। ठीक है, जैसा कि डी लिखा हुआ है। फिर आप क्या करोगे, इसके राइट में जाओगे, जैसा कि वहां पे लिखा हुआ है ना, राइट में जाओगे, राइट में क्या मिला, ई मिला। ठीक है, ये वाले सब ट्री में राइट में मिला ई, तो आप लिख दोगे ई। फिर आप क्या जाओगे, आप रूट में जाओगे, तो रूट में क्या मिला आपको, बी, तो आप बी लिख दिया आपने। ठीक है, अब आपका क्या हो गया, ये वाले पूरे ट्री का लेफ्ट सब ट्री खत्म हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, राइट में जाओगे। ठीक है, अब राइट में क्या करोगे, राइट में देखोगे कि इसका लेफ्ट वाला सब ट्री क्या है, लेफ्ट में आपका एफ है। ठीक है,
तो एफ हो गया, एफ आपने लिख दिया, फिर आप जाओगे इसके राइट में, फिर आपने जी लिख दिया, फिर आप इसके रूट नोड पे जाओगे सी पे, फिर आपने सी लिख दिया। अब इसका देखो लेफ्ट सब ट्री भी खत्म हो गया, राइट सब ट्री भी खत्म हो गया। अब आया आपका क्या, रूट नोड जो कि है हमारा ए, फिर आपने ए लिख दिया। इतना इजीली इसका जो पोस्ट ऑर्डर है हमारा निकल जाता है, ठीक है। आपके पेपर के अंदर भी क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है कि आपको पोस्ट ऑर्डर गिवन होता है और आपको बोला जाता है कि ट्री जनरेट करो, या फिर आपको बोला होता है कि ट्री बनाया होता है, आपको बोलता है कि पोस्ट ऑर्डर जनरेट करो, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट पे आते हैं हमारा कि पोस्ट ऑर्डर, तो आपको ये समझ में आ गया कि आप ऐसे निकाल सकते हो। लेकिन ये जो हमारा पोस्ट ऑर्डर है ना, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। इसकी वजह से आपको क्या करना पड़ता है, आपको इसके अंदर दो स्टैक का यूज करना पड़ता है, ठीक है। एक स्टैक हमारी यूज होती है प्रोसेसिंग के लिए और दूसरी स्टैक हमारी यूज होती है किसी भी फाइनल पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस को लिखने के लिए, ठीक है। तो देखो इसके अंदर अगर आप स्टैक का यूज करके कैसे पोस्ट ऑर्डर निकालोगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जब भी आप इसके अंदर काम करो, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको ना, रिवर्स में चलना है। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट राइट एंड रूट। जब भी आप स्टैक का यूज करके इसका पोस्ट ऑर्डर निकालोगे तो आपको रिवर्स में चलना है। यानी कि आपको पहले रूट नोड को देखना है, फिर आपको राइट को, फिर आपको लेफ्ट को देखना है, ठीक है। कैसे मतलब कि रिवर्स में भाई कैसे बोल रहे हो आप, तो देखो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे रूट नोड, ठीक है। तो रूट नोड क्या है आपका, ए है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर ए को इंसर्ट कर देना है स्टैक वन के अंदर, ठीक है। आप जैसे ही ए को इंसर्ट करोगे, आपको देखना है कि हमारा जो ये स्टैक वन है, क्या वो खाली तो नहीं है। नहीं भाई ये खाली नहीं है, तो आपको क्या करना है, ए को उठाना है और स्टैक टू के अंदर डाल देना है, ठीक है। अब आपको देखना है कि जो हमारा ए है, क्या उसका कोई चाइल्ड है ना, उसके चाइल्ड को देखो। तो हाँ भाई चाइल्ड भी है, एक हमारा बी है चाइल्ड और एक हमारा सी है। तो इन दोनों को उठाओ, बी को और सी को, और यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। यहाँ पर आपने पुट कर दिया। अब आपको जैसे ही पुट करने के बाद क्या करना होता है, आपको देखना है कि क्या हमारा जो स्टैक है वो खाली तो नहीं है। नहीं भाई स्टैक हमारा खाली नहीं है, तो इसके टॉप वाले को उठाओ, यानी कि सी को उठाओ और स्टैक टू के अंदर पुट कर दो। आपने पुट कर दिया, ठीक है, इजीली पुट हो गया। अब आपको क्या करना है कि सी वाले के देखना है कि सी वाले के पास कोई चाइल्ड है। आपको देखना है कि सी वाले के पास भाई कोई चाइल्ड है कि नहीं है। तो आप देखोगे कि सी के पास तो भाई चाइल्ड है। तो देखो यहाँ पर सी के पास एफ है और जी है, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पर एफ लिख दिया और यहाँ पर क्या लिख दिया, जी लिख दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको वही बेसिकली चेक करना है कि क्या हमारा ये जो स्टैक है वो खाली तो नहीं है। नहीं, ये स्टैक हमारा खाली नहीं है। तो इसका जो टॉप है ना, स्टैक का टॉप ऑफ है, उसको उठाओ और यहाँ पर इसे जी को यहाँ पे डाल दो, ठीक है। फिर आपको देखना है कि क्या हमारा जो जी है उसका कोई चाइल्ड है। जी का तो कोई चाइल्ड है ही नहीं, तो क्या करना है आपको, वापिस स्टैक पे आ जाना है। आपको देखना है कि क्या हमारा जो स्टैक है वो खाली तो नहीं है। नहीं, हमारा स्टैक खाली नहीं है, जी तो चला गया। तो टॉप पे क्या बचा, एफ बचा। एफ को उठाओ और क्या कर दो, स्टैक टू के अंदर डाल दो। अब देखो कि क्या हमारे स्टैक एफ जो है उसका कोई चाइल्ड है। चाइल्ड तो नहीं है एफ का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कि क्या हमारा जो स्टैक है वो खाली हो गया। नहीं, हमारा स्टैक खाली नहीं हुआ। इसके अंदर टॉप पे क्या बचा है, बी बचा है। तो बी को उठाओ और बी को यहाँ पर डाल दो, ठीक है, प्लेस कर, इसके अंदर पुश कर दो। बी हमारा यहाँ चले गया। अब देखो क्या बी का कोई चाइल्ड है। बी का हाँ भाई चाइल्ड है, डी भी है और ई भी है। तो डी को उठाया हमने, फिर हमने ई को उठाया, ठीक है। अब देखो कि क्या हमारा स्टैक खाली हो गया। नहीं, स्टैक हमारा खाली नहीं हुआ। टॉप पे क्या है स्टैक के, ई है। तो ई को उठाओ और यहाँ पर डाल दो, ठीक है। क्या हमारा ई का कोई चाइल्ड है। ई का तो कोई चाइल्ड नहीं है, ठीक है। तो अब देखो कि क्या हमारा स्टैक खाली हो गया, नहीं हुआ। डी बचा है, तो डी को उठाओ और यहाँ पे डाल दो, ठीक है। डी भी हमने डाल दिया यहाँ पर। क्या अब हमारा स्टैक डी का कोई चाइल्ड है, जी का कोई चाइल्ड नहीं है। क्या अब हमारा स्टैक खाली हो गया। हाँ, हमारा जो स्टैक है वो खाली हो गया। तो क्या करो कि स्टैक टू को पुश पॉप करो, ठीक है। स्टैक टू को जब हम पॉप करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, हमारा डी आएगा। फिर डी के बाद क्या आएगा, हमारा ई आएगा। ई के बाद क्या आएगा, हमारा बी आएगा। बी के बाद हमारा एफ आएगा, फिर हमारा जी आएगा, फिर हमारा सी आएगा, फिर हमारा ए आएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, पोस्ट ऑर्डर आ गया। देखो यही वाला पोस्ट ऑर्डर है ना जो हमने अभी बनाया था। देखो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, ये हमने स्टैक का यूज करके पोस्ट ऑर्डर निकाल दिया। बिल्कुल जो मैंने आपको यहाँ पर अभी समझाया ना, जैसे जैसे करके, वही हमारी बिल्कुल सेम एल्गोरिथम लगेगी जब हम इसका कोड लिखेंगे, ठीक है। तो एल्गोरिथम क्या है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। ये हमारा पूरा कोड है, अभी मैं आपको समझाऊंगा, डरो मत, ठीक है। देखो हमारा एल्गोरिथम क्या है कि सबसे पहले हमें रूट नोड जो है उसे स्टैक वन के अंदर पुट कर देना है, ठीक है। जैसे कि हमने क्या किया था, ए को पुट किया था, ठीक है। फिर हमें क्या करना है कि हमें चेक करना है कि हमारे जो स्टैक वन है वो एम्प्टी तो नहीं हो गया। हमने देखा कि क्या हमारा स्टैक वन एम्प्टी हो गया। नहीं भाई स्टैक वन हमारा एम्प्टी नहीं है, रूट नोड बचा था यहाँ पर, ठीक है, ए बचा था, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि पॉप अ नोड फ्रॉम स्टैक वन एंड पुश इनटू द स्टैक टू। तो हमने ए को उठाया था और हमने स्टैक टू के अंदर डाल दिया था। फिर हमने क्या किया था कि चेक किया था कि ए का कोई लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड है। तो हमने चेक किया कि जो अगर लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता हो
तो उसे क्या कर दो, पॉप करो, और उसे पॉप्ड करो नोड टू द स्टैक वन। ठीक है, उसे क्या कर दो, स्टैक वन के अंदर डाल दो। ठीक है, तो आपने स्टैक वन के अंदर डाल दिया, बी को भी डाल दिया था और सी को भी डाल दिया था। ठीक है, फिर क्या कर दो, पुश द राइट चाइल्ड ऑफ द पॉप नोड टू द स्टैक वन। ठीक है, फिर क्या कर दो, पुश कर दो उसके अंदर, सॉरी मैंने पहले पॉप बोल दिया था, अब आपको क्या करना है, सी को आपने पुश कर दिया। पहले तो बी को चेक किया कि बी है, हाँ भाई बी है, तो बी को डाल दिया, फिर आपने सी को डाल दिया। ठीक है, ऐसे ही क्या करो कि ऐसे ही करते रहो, और आफ्टर प्रोसेसिंग ऑल द नोड स्टैक टू विल कंटेन द नोड इन द पोस्ट ऑर्डर, और आप उसे प्रिंट कर दो। ठीक है, यही एल्गोरिथम पूरी लगनी है। ठीक है, आपको एल्गोरिथम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम डायरेक्टली इसके सी प्रोग्राम को देखेंगे और जल्दी जल्दी से बताऊंगा। ठीक है, और आपको समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो, आपको एल्गोरिथम आ गई है। ठीक है, सबसे पहले आपको ना जब भी नोड बनाना होता है तो आपको एक स्ट्रक्चर बनाना होता है ये। ठीक है, स्ट्रक्चर कीवर्ड लिखते हो, पहले तो हेडर फाइल ऐड कर लेना। ठीक है, हेडर फाइल ऐड कर ली, फिर आपने स्ट्रक्चर कीवर्ड लिखा, स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखा, नोड का नाम दिया, और आपने इसके अंदर तीन चीजें देती हैं। ठीक है, एक तो देती है डेटा, और एक लेफ्ट नोड, और एक देती है राइट नोड। ठीक है, ये दोनों हो गए, ये आपका लेफ्ट भी बन गया और राइट भी बन गया और डेटा भी बन गया। ठीक है, अब आता है हमारा क्या, स्ट्रक्ट नोड, जहां पर हम क्या करेंगे, नोड को क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये आपको हर एक प्रोग्राम के अंदर लिखना होता है। ठीक है, तो हमारा जो नोड है वो यहाँ से ऐसे क्रिएट होगा, इसके अंदर हम डेटा को इनपुट करेंगे, और इस वाली लाइन से जो है हमारा जो भी नोड है वो क्रिएट होता है। ठीक है, स्ट्रक्ट नोड एस्टेरिक और न्यू नोड, और किस टाइप का है आपका जो नोड है, वो स्ट्रक्ट नोड टाइप का जो नोड है वो इस टाइप का रहने वाला है। ठीक है, और स्ट्रक्ट नोड मैलॉक, और जो उसका साइज है वो ये रहने वाला है। ठीक है, तो ऐसे आप ये वाला जो है लाइन लिखते हो। ठीक है, फिर आता है हमारा न्यू नोड, जो भी हमारा न्यू नोड है उसके डेटा में तो वो डाल दो जो भी डेटा यूजर ने यहाँ पर इनपुट में दिया है, और जो उसका लेफ्ट है उसमें नल डाल दो, और जो राइट है उसमें भी नल डाल दो। ठीक है, और फिर क्या कर दो, न्यू नोड को रिटर्न कर दो। ठीक है, इतना सा कोड होता है इसका क्रिएट का। फिर आता है हमारा पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, तो इसके अंदर मेन जो समझने के लिए वो ये है, क्योंकि ये वाला तो अगर आप लिखोगे तब भी चलेगा, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। ठीक है, पर आपको ये वाला जो लिखना है जरूरी है। ठीक है, ये वाला फंक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसके अंदर क्या हुआ कि हमने सबसे पहले पोस्ट ऑर्डर यहाँ पर नाम दिया। ठीक है, और फिर इसके अंदर इनपुट में क्या ले लिया हमने, रूट नोड को इनपुट के अंदर ले लिया। ठीक है, स्टैक नोड स्टैटिक और रूट नोड को हमने इनपुट में ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या हमारा रूट नल तो नहीं है। अगर नल है तो भाई यहीं से रिटर्न कर दो, कोई फायदा ही नहीं है अगर रूट नोड ही नल है। फिर क्या करो, दो स्टैक बना लो, ऐसे स्ट्रक नोड स्टैटिक स्टैक 100 करके हमने एक स्टैक बना लिया। फिर यहाँ से हमने दूसरा बना लिया, हमने दो पॉइंटर बना लिए, टॉप के लिए टॉप वन हमने रख दिया -1, और टॉप टू रख दिया -1। ठीक है, ये हमने दोनों के लिए एक पॉइंटर बना लिए, जहां पर भी हम चेक करेंगे ना जो टॉप ऑफ द स्टैक, वो हम इससे करेंगे। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि जो स्टैक वन का जो टॉप है उसके अंदर हमने रूट नोड को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब हमारा जो स्टैक वन है उसके जो टॉप पर है वो क्या है, रूट नोड है। ठीक है, फिर हमने क्या कर दिया कि हमने, अब हम क्या करेंगे, बेसिकली चेक करेंगे, जैसा कि हमने अपने एल्गोरिथम में देखा था। ठीक है, वाइल लूप लगाएंगे और जब तक चेक करेंगे कि जब तक हमारा जो स्टैक वन है वो खाली ना हो जाए। ठीक है, तो जब तक हमारा जो टॉप वन है वो जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा है, जब तक ये लूप चलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमारा स्टैक वन के टॉप पर है उसे हम स्टोर कर लेंगे करंट नोड के अंदर। ठीक है, एक हमने करंट नोड बनाया, और जो भी स्टैक वन के नोड के टॉप पर है उसे हम करंट नोड के अंदर स्टोर कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम रूट नोड को जो मतलब जो करंट नोड है उसे हम डाल देंगे किसके अंदर, स्टैक टू के टॉप के अंदर। ठीक है, जैसा कि हमने देखो यहाँ पर देखा था ना कि ए को तो पहले हमने यहाँ पर डाला था, फिर हमने ए को यहाँ पे डाल दिया था, तो हमने डायरेक्टली रूट को नोड को नहीं डाला, हमने क्या किया, इसे करंट नोड के अंदर स्टोर किया, फिर हमने उसको यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब हम चेक करेंगे कि क्या उसके अंदर कोई लेफ्ट है। अगर लेफ्ट है तो भाई ठीक है, उसे क्या कर दो, स्टैक वन के अंदर डाल दो। अगर राइट है तो उसे भी स्टैक वन के अंदर डाल दो। ठीक है, यही दो तो चेक करें। अगर जो हमारा करंट है उसके अंदर लेफ्ट है, अगर लेफ्ट है देखो यहाँ पर, क्या इसके पास लेफ्ट है, हाँ भाई लेफ्ट है, तो उसे क्या कर दो, स्टैक वन के अंदर डाल दो, जैसे कि हमने बी को डाला था। फिर चेक करो क्या राइट में है, हाँ है, तो सी को भी क्या कर दो, स्टैक वन के अंदर डाल दो। तो ये लूप को जब तक चलाओ कि जब तक हमारा जो स्टैक वन है वो खाली ना हो जाए। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन तो लेफ्ट के लिए हो गई, ये वाली कंडीशन हमारी राइट के लिए हो गई, और ये हमारा, ये हमने रूट नोड इसके अंदर इंसर्ट कर दिया था, और ये वाला हमने रूट नोड स्टैक टू के अंदर इंसर्ट कर दिया, ऐसे करके करंट का यूज करके। तो आई होप आपको यहाँ तक कोड बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अगर नहीं है ना तो एक बार प्लीज ये वाले कोड को लिख के देख लेना। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, आपके जो स्टैक टू के जो टॉप है ना, मतलब कि देखो यहाँ से हमने क्या किया था, पहले डी को प्रिंट कराया था, फिर ई को, फिर बी को, फिर एफ को, तो फिर क्या करना है, उन्हें बस पॉप करके प्रिंट कराना है। ठीक है, तो वाइल टॉप टू, यानी कि जो स्टैक टू है उसका जो टॉप है वो जब तक खाली ना हो जाए, जब तक क्या कर दो, जो भी स्टैक टू के टॉप पर है उसे
उसके डेटा को क्या कर दो, प्रिंट कर दो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करके क्या कर दिया, उसे प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी हमारा पोस्ट ऑर्डर होगा वो हमारा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यार आपको ये कोड भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ई, जो कि हमारा सेक्शन बी का 5th क्वेश्चन है। वो है हमारा डिजगास्ट्रा एल्गोरिथम से हमें डायरेक्टली क्वेश्चन दिया था, इसका हमें शॉर्टेस्ट पाथ जो है फाइंड करना था। तो बेसिकली क्या होता है ना, इसके अंदर आपको डिजगास्ट्रा एल्गोरिथम आनी चाहिए। अगर आपको बिल्कुल बेसिक से डिजगास्ट्रा एल्गोरिथम को समझना है तो आप प्लीज यूनिट 5 को देख लेना, मैंने उसके अंदर बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करवाया है, ठीक है। और मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। इसके अंदर आपको आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको इसके अंदर एक मानना पड़ता है सोर्स नोड, ठीक है। तो आप मैं यहाँ पर बेसिकली पहले से ही गिवन है कि ये हमारा जीरो है, ये हमारा इन्फिनिटी है, ये हमारा इन्फिनिटी है, ये हमारा इन्फिनिटी है और ये हमारा इन्फिनिटी है। जो भी जीरो होता है, जैसे कि यहाँ पर जो एस है वो सोर्स नोड हम मानते हैं, ठीक है। और सबको हम क्या मान लेते हैं, इन्फिनिटी मान लेते हैं। तो हमें इसके अंदर क्या फाइंड करना होता है, हमें एस से लेकर टी की डिस्टेंस, एस से लेकर वाई की डिस्टेंस, एस से लेकर एक्स की डिस्टेंस, जो भी शॉर्टेस्ट है ना उसे हमें फाइंड करना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से मानेंगे। तो यहाँ पर आपको एक बात की समझ होनी चाहिए, वो होता है हमारा रिलैक्सेशन फॉर्मूला, ठीक है। रिलैक्सेशन फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे। वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारा एस है ना वो हमारा होता है डी यू, यानी डी, हाँ यू, ठीक है, डी यू, यानी कि ये जो जीरो है ना ये हमारा होता है डिस्टेंस ऑफ यू, यानी कि यू क्या है, हमारा एक इनिशियल पॉइंट है। और जो हमारा डी वी होता है वो होता है हमारा एक फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो ये जो इन्फिनिटी है ना, जैसे कि टी का जो डिस्टेंस है वो हमारा इन्फिनिटी, अभी हम मान के चल रहे हैं डी वी, वो है हमारा इन्फिनिटी, ठीक है। ये हमारा क्या है, फाइनल, और ये हमारा इनिशियल। अब हमें क्या करना है ना, और इन दोनों के बीच में ये जो वेट है 10, ठीक है, ये क्या होता है, डब्ल्यू यू एन वी, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो वेट है वो है 10। अगर हमारा जो डी वी है, यानी कि ये जो डी वी है ना फाइनल वेट, अगर वो हमारा ग्रेटर देन हो जाता है डी यू प्लस डब्ल्यू के, है ना, तो हम क्या करते हैं, डी वी को रिप्लेस कर देते हैं इन दोनों के एडिशन के साथ, ठीक है। अगर हमारा जो डी वी है अगर ग्रेटर देन हो जाता है डी यू प्लस डब्ल्यू के, तो हम क्या करेंगे, डी वी को इक्वल कर देंगे किसके, डी यू प्लस डब्ल्यू के, ठीक है। तो ये होता है हमारा रिलैक्सेशन फॉर्मूला। इसी से हमारा जो पूरा ये क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसके अंदर सबसे पहले मान के चल रहे हैं सोर्स नोड एस को, ठीक है। अब हमारा जो स्टेप बने वो है हमारा इनिशियलाइजेशन का। इसके अंदर आप क्या करोगे, कुछ नहीं, डिस्टेंस को जो है सबसे पहले एस को मान लोगे जीरो और सबकी डिस्टेंस को इन्फिनिटी मान लोगे। अगर क्वेश्चन पेपर के अंदर गिवन है ये सारी चीजें तो आप नहीं मानोगे तब भी चलेगा। अदरवाइज अगर नहीं गिवन है, ठीक है, किसी का भी डिस्टेंस आपको गिवन नहीं है, तो आप सोर्स नोड का डिस्टेंस मान लेना जीरो और सबका मान लेना इन्फिनिटी, ठीक है। और अनविजिटेड नोड अभी सारे के सारे हैं तो एक एक करके सबको विजिट करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे एस से, ठीक है, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम ये देखो कि ये देखो यहाँ पर हम एस से कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं, ये देखो। एस से हम टी पे जा सकते हैं, ये देखो एरो ये बन रहा है ना। एस से हम टी पे जा सकते हैं, और हम एस से कहाँ जा सकते हैं, वाई पे जा सकते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, एस के नेबर हो गए, ठीक है, नेबर नोड हो गए ये दोनों। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो इन दोनों में से किसी को भी मान लो या फिर दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम एस से लेकर टी का निकालते हैं, ठीक है। तो एस से लेकर टी का अगर हम मिनिमम निकालें तो ये क्या है, हमारा डी वी है, यानी कि डी वी क्या है, हमारा इन्फिनिटी है। और ये क्या है, हमारा 10 डब्ल्यू है, और ये क्या है, जीरो हमारा डी यू है। तो जीरो प्लस डी यू प्लस डब्ल्यू कितना हो गया हमारा, जीरो प्लस 10 हो गया, और ये इन्फिनिटी हो गया। इन दोनों में से मिनिमम कौन है, आप ही बताओ। इन दोनों को अगर हम प्लस करें, जीरो प्लस 10 या फिर इन्फिनिटी में से मिनिमम कौन होगा भाई, 10 ही होगा। तो 10 हमारा मिनिमम हो गया। ऐसे ही वाई का अगर हम देखें तो ये वाई का जो हमारा डी वी है वो हमारा इन्फिनिटी है, और डी यू हमारा क्या है, जीरो प्लस फाइव, जीरो, और जो W है वो हमारा 5 है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे या इन्फिनिटी से कंपेयर करेंगे तो मिनिमम क्या आएगा, 5 आएगा। तो हमारा जो S से T का आ गया डिस्टेंस वो आ गया हमारा 10, और S से Y का आ गया वो आ गया हमारा 5। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, बस इन दोनों को अपडेट कर दो। तो हमारा जो ये इन्फिनिटी को हटाओ और यहाँ पर अपडेट कर दो T तक 10, और यहाँ पर इन्फिनिटी को हटाओ और यहाँ पर अपडेट कर दो 5, ठीक है। तो आपको ऐसे अपडेट कर देना है। और जैसे ही अपडेट हो गया S को ऐसे काट कर दो, यानी कि S हमारा क्या हो गया, विजिट हो गया। अब क्या करना है, हमें आगे मूव करना है। अब तक देखो यहाँ पर हमारे स्टेप 1 में इतने अनविजिटेड थे। अब हमारे अपडेट डिस्टेंस किया तो हमारी एस एस तक डिस्टेंस जीरो हो गई, और ये हमारा क्या हो गया, विजिट हो गया, तो हमने ऐसे मार्क कर दिया। और टी पे कितनी हो गई, 10 हो गई। एक्स पे तो अभी भी हमारी इन्फिनिटी है, वाई पर हमारी 5 हो गई, जेड पे हमारी इन्फिनिटी है। और अनविजिटेड नोड में से हमने टी को क्या कर दिया, विजिटेड कर दिया और टी को हटा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो, अब हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अब हम ऐसे ना टेबल बना लेते हैं, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे ना, दो नोड को उठाएंगे, जैसे कि हमारे जो 10 है और जो 5 है वो दोनों हैं, ठीक है। इन दोनों में से हम किसी भी
छोटे को उठाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों में से हम कंपेयर करते हैं टी या वाई, दोनों में से छोटा कौन है। देखो ये तो 10 था और ये 5 था, तो हम क्या करेंगे, 5 जो हमारा मिनिमम है उसे उठा लेंगे। तो हम वाई से चलेंगे अब। तो हम एस से वाई तक आ चुके हैं, ठीक है। एस हमारा विजिटेड हो गया, अब हम वाई पर आ चुके हैं। तो अब आपको देखना है कि आप वाई से कहाँ कहाँ पर जा सकते हो, ठीक है। तो वाई से आप कहाँ कहाँ पे जा सकते हो, देखो एक तो आप वाई से टी पर जा सकते हो, ठीक है। और एक आप वाई से एक्स पे जा सकते हो, और आप एक वाई से जेड पे जा सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप तीनों के क्या निकालोगे, रिलैक्सेशन फॉर्मूले से रिलैक्सेशन निकालोगे, ठीक है। कैसे निकालोगे, तो देखो आप वाई वाई का जो हमारा डी यू रहेगा वो हमारा 5 रहेगा, ठीक है। और के हिसाब से डी वी हम निकाल लेंगे, ठीक है। सो देखो यहाँ पर हम नेबर्स को अपडेट करेंगे, ये टेबल अभी मैं आपको समझाता हूँ, चिंता मत करो। तो देखो सबसे पहले हम वाई से कहाँ जाएंगे, टी पर जाएंगे, ठीक है। तो टी को देखो, टी में जो हमारा डी यू है वो हमारा कितना है, डी वी कितना है हमारा टी का, वो है हमारा 10। तो यहाँ पर क्या आ गया, 10 आ गया। और डी यू कितना है, 5 है। और इन दोनों के बीच में वेट कितना है, ये जो वेट है वो कितना है, 3 है, ठीक है। तो 5 + 3 बड़ा है या फिर 10 बड़ा है, 5 + 3 बड़ा है या 10 बड़ा है, तो 10 बड़ा है, ठीक है। तो 5 + 3 क्या है, हमारे छोटे हैं। तो 5 + 3 हमारे अपडेट हो जाएंगे इसके साथ, तो ये आ गया हमारा 8, ठीक है। और हमारा फिर वाई से लेकर एक्स तक देखो, वाई से लेकर एक्स तक देखो। तो एक्स हमारा क्या हो गया, डी यू हो गया, और हमारा वाई क्या हो गया, 5 डी, नहीं, हाँ ये हमारा डी वी हो गया, और ये हमारा डी यू हो गया। और ये हमारा वेट कितना है इसका, 9 है। तो 5 + 9 बड़ा है या फिर इन्फिनिटी बड़ा है, इन्फिनिटी बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये कितना हो गया हमारा, इसका मिनिमम आ गया 14, ठीक है। अब हम जाएंगे वाई से लेकर जेड पे, ठीक है। तो वाई से जेड पर देखो, वाई से लेकर जेड पर हमारा जो डी वी है, यानी कि जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो हमारा इन्फिनिटी है, ठीक है। और जो हमारा डी यू है, इनिशियल क्या है हमारा, 5 है। और बीच में वेट कितना है, 2 है। तो 5 + 2 बड़ा है या इन्फिनिटी बड़ा है, इन्फिनिटी बड़ा है, तो मिनिमम कौन हुआ, 5 + 2 यानी कि 7। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, 7 आ गया, ठीक है। अब मैं आपको यानी टेबल समझाता हूँ, ठीक है। मेरे को पिछले वाली वीडियो के अंदर बच्चे पूछ रहे थे कि भैया हमें हर बार डायग्राम बनाना होगा क्या। अब मतलब डायग्राम नहीं बना के रहोगे कोई दिक्कत नहीं है, एक बना देना डायग्राम बस, ठीक है। आप है ना इस टेबल से अपडेट कर सकते हो, कोई भी जो वैल्यूज हैं उसे आप टेबल से अपडेट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, जितने भी आपके नोड हैं ऐसे ऊपर लिख लेने, ठीक है। ये और सोर्स नोड को यहाँ पे लिख लो। तो एस से लेकर एक्स तक पहले डिस्टेंस कितना था, 0 था, और सबका डिस्टेंस कितना था, इन्फिनिटी था, ठीक है। फिर हमने अपडेट करके क्या कर दिया था, हमने एस से लेकर टी का कर दिया था 10, और एस से लेकर वाई का कर दिया था 15, 5 कर दिया था, सॉरी यार, है ना, 5 कर दिया था। फिर हमने जो एस था हमारा उसे विजिटेड कर दिया था। अब हमारा क्या हुआ कि हमने वाई को स्टार्ट किया था, हमारा ये जो मिनिमम था 10 और 5 में से मिनिमम कौन था, वाई था। तो हमने वाई को उठाया था। और वाई को हमने क्या किया, वाई से हमने तीनों को अपडेट कर ली वैल्यू। तो टी का हमारा आया 8, ये देख सकते हो। एक्स का आया हमारा 14, देख सकते हो। और जेड का आया हमारा 7, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो वाई है उसे हम पहले विजिटेट कर देंगे, ठीक है। तो हमने वाई को क्या कर दिया, विजिटेट कर दिया, ठीक है। और हमारे उसके सारे आगे के निकाल लिए, ठीक है। अब हमें इस इन तीनों में से कौन सा नोड को लेना है, ठीक है। तो इन तीनों में से मिनिमम कौन है वो देखो, ठीक है। इन तीनों में से मिनिमम 7 है, तो 7 को अब उठाएंगे, ठीक है। 7 को कैसे उठाएंगे, 7 से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो पहले वो देख लो। तो देखो ये सॉरी, जेड से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। तो जेड से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, जेड से हम एक तो एक्स पे जा सकते हैं, और जेड से हम एस पे नहीं जाएंगे क्योंकि एस हमारा विजिट हो चुका है। और हम जेड से कहाँ जा सकते हैं, बस हम यहीं पे जा सकते हैं एक्स पे, और कहीं पे नहीं जा सकते, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, एक्स को अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, जेड पे आ गए, 7 है जो जेड। और जेड से लेकर एक्स पे अगर हम जाएंगे, जेड से लेकर अगर हम एक्स पे जाएंगे, तो हमारा डी यू क्या है, इनिशियल क्या है, 7 है। डी वी क्या है हमारा, 14 है। और जो हमारा बीच में वेट है वो है हमारा 6। तो 14 प्लस क्या बोलते हैं, 7 + 6 बड़ा है या फिर 14 बड़ा है, 7 + 6 जो है वो छोटा है, 14 हमारा बड़ा है, क्योंकि ये 13 हो गया। तो 13 हमारा क्या है, मिनिमम आया। तो हम क्या करेंगे, इसे अपडेट कर देंगे 13, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, वो जो टेबल थी हमारी यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई थी। यहाँ पर हमने क्या लिया था, इस वाले को माना था और इसको हमने क्या कर दिया, विजिटेड कर दिया। और हमने यहाँ पर इसे तो 8 ही रहने दिया क्योंकि ये 8 ही था। और ये हमने 13 कर दिया, अपडेट हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में से हमें किसको लेना है, हमें लेना है 8 को, क्योंकि 8 हमारा मिनिमम है, ठीक है। तो 8 हमने ले लिया, यहाँ पर 8 हमारा कौन सा है, टी है, ठीक है। तो टी को हम उठाएंगे, यहाँ पे देखो हमने टी को उठाया। टी से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, टी से एक तो हम एक्स पे जा सकते हैं, ठीक है। और हम एक वाई पे जा सकते हैं, लेकिन वाई हमारा क्या है, विजिटेड है पहले से। तो हम सिर्फ एक्स पे जाएंगे। तो 8 + 1 बड़ा है या फिर 14 बड़ा है, 8 + 1 जो है वो छोटा है, ठीक है। तो मिनिमम क्या आ गया, 8 + 1 आ गया 9। तो हम क्या कर देंगे, इसे भी अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पर 13 और 9 में से हमने मिनिमम ले लिया 9, और 9 को हमने यहाँ पर अपडेट कर दिया, ठीक है। तो एक्स भी हमारा अपडेट हो गया, और हमारा जो टी है वो विजिटेड हो गया, ठीक है।
तो ये हमारा इतना काम हो गया है कि हमारा जो एस है, जो हमारा टी है, जो हमारा वाई है और जो हमारा जेड है, वो सारे हमारे विजिटेड हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब हमारा एक अनविजिटेड बचा है, वो जो कि एक्स है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, उसे भी जस्ट विजिटेड मार्क कर दो, क्योंकि सारे के सारे विजिट हो चुके हैं, तो आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। और आपको टेबल में यहाँ पर उसे भी मार्क कर देना है विजिटेड, ठीक है। इतना आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये मैंने क्या किया है ना, थोड़ा जल्दी में समझाया है, और थोड़ा मतलब कि क्या है ना कि मैंने जो बेसिक से समझाया था ना, वो मैंने यूनिट 5 के अंदर समझा दिया था। तो आपको अगर बिल्कुल बेसिक से समझना है, बिल्कुल नहीं आती आपको डिजगास्ट्रा, तो यूनिट 5 एक बार देख लेना, ठीक है। और ये देखो, इसका शॉर्टेस्ट पाथ कुछ ऐसे होगा, ठीक है। एस का अगर हम देखें, देखो, एस से अगर आपको एस पे जाना है, तो भाई एस से आप एस पे ही जाओगे, ठीक है, तो वो जीरो आ गया। तो एस से आपका एस का कितना है, जीरो है। एस से अगर आपको टी पे जाना है, ठीक है, अगर आपको एस से टी पे जाना है, तो मिनिमम कितना डिस्टेंस है, एक तो ये हो गया, एस से आप डायरेक्टली एस पे चले जाओ। लेकिन अगर आप एस से पहले वाई पे जाओगे, ठीक है, यानी कि 5 आया, फिर आप वाई से अगर टी पे जाओगे, यानी कि 3, 5 + 3 यानी कि 8, ये क्या है, शॉर्टेस्ट है। तो आपने इसी को लिया है। एस से पहले आप एक्स पे गए, फिर आपने एक्स से टी पर गए, तो 8 आ गया। फिर एक्स का अगर आप ढूंढोगे तो 9 आएगा, ऐसे वाई का 5 आएगा, जेड का 7 आएगा। ये आपको लास्ट में ना इसकी समरी लिख कर आनी है, ठीक है। एक तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल बनानी है, और एक ये जो समरी है, ये जो शॉर्टेज पाथ है सारे के सारे फाइनल, वो आपको लिखने हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक जो वीडियो है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। और ये जो सारे क्वेश्चन हैं, प्लीज अच्छे से समझ लेना, इनको एक बार अच्छे से लिख कर देख लेना, और आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करता हूँ कि और इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो ला सकूँ, या तो सेक्शन सी सॉल्व कराऊंगा, या फिर और इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो लाऊंगा, ठीक है। और कमेंट करके बता दो कि आपको और क्या चीजें चाहिए, ठीक है, जो जिससे कि मैं उसकी उसके हिसाब से ही जो है प्रिपरेशन करूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।